अच्छा जी। चैप्टर 8 रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप्स होती क्या है? आपके पास जो टेबल्स बनते हैं, जिसको अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि एक डाटा होगा, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज करने के बाद उसके टेबल्स बनेंगे। एक एक टेबल होता है जो अननॉर्मलाइज फॉर्म में या जीरो एनएफ में, जो फ्लैट टेबल है, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस के लिए नंबर ऑफ टेबल्स पे लेके आएंगे। तो जब एक टेबल बनता है डेटाबेस में और उसको कनेक्ट किया जाता है विद अनदर टेबल, तो इसमें एक फॉरेन की होती है जो रेफर करती है किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्टेंस के साथ अनदर टेबल अंदर। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए रेफरेंशियल इंटेग्रिटी डेटाबेस में वेरी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी वैल्यूज ऑफ ए फॉरेन की। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रखी हो आपकी हो सकती है फॉरेन की में जो नहीं होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग की प्राइमरी टेबल में। प्राइमरी टेबल में अगर स्टूडेंट आईडी है, या सॉरी टीचर आईडी है प्राइमरी टेबल टीचर में या ट्रेनर में, तो उसकी फॉरेन की एग्जिस्टेंस स्टूडेंट के टेबल में होगी। अगर नहीं है टीचर टेबल में, तो फॉरेन की प्रेजेंस टीचर आईडी की नहीं होगी स्टूडेंट टेबल के अंदर। तो मोस्ट डेटाबेस इंक्लूड मोर देन वन टेबल, और हर डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं। जैसे स्कूल की डेटाबेस की एग्जांपल ले रहा है, तो एक टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का डाटा होगा। एक और टेबल होगा जिसमें क्लास का डाटा होगा, जो क्लास की आईडी, टीचर के नेम, उसकी लोकेशन ऑफ क्लासरूम के साथ वो वहाँ पे एक टेबल में रखा गया होगा। वन वैल्यू जो कि क्लास आईडी की होगी, जो स्टोर होगी क्लास टेबल में, कैन बी यूज एज ए फॉरेन की इन द स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, तो ये स्टूडेंट का टेबल है, ये स्टूडेंट का आईडी है, ये स्टूडेंट टेबल की बात हो रही है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। ये सारी की सारी फील्ड्स एक स्टूडेंट की हैं। जहां तक ये क्लास आईडी, ये दूसरा टेबल है क्लास का, वहां से यहाँ इसकी रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है एज ए फॉरेन की। दिस इज फॉरेन की। और फॉरेन की 7A 7A दो जगह पर प्रेजेंस है, अलाउड है। क्लास आईडी इज द फॉरेन की इन दिस टेबल। तो अगर आप दूसरे टेबल की बात करते हो क्लास आईडी की, ये इसमें ये प्राइमरी की है। एक चीज एहतियात, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी की टर्म आपको ये कहती है कि 7A अगर इधर नहीं होगा तो यू कैन नॉट एंटर 7A देयर। ये इसी वजह से 7A है क्योंकि 7A की प्रेजेंस यहाँ पे प्राइमरी की में मौजूद है, जिसको बोलते हैं रेफरेंशियल। रेफरेंस उसका मौजूद होना चाहिए प्राइमरी की के टेबल में। 7A प्राइमरी की टेबल क्लास है, उसमें इसका रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। 7B अगर आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, जब तक ये एंटर नहीं होगा, ये ये तब तक ये एंट्री नहीं हो सकती। दिस इज नेम एज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करना जरूरी है। तो इसी तरह 7C अगर है, अगर 7C कोई उस क्लास से बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो जरूर 7C वहां पे आ सकता है, वहां पे 7C आ सकता है। लेकिन 7C का अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो 7C इसलिए वहां पे मिसिंग है। अदरवाइज 7C एक नई क्लास बन चुकी है जिसकी टीचर का नाम मिस गिल है, और जो इस फ्लोर पे 2 पे और रूम नंबर 5 में उसकी प्रेजेंस है। अगर कोई 7C का स्टूडेंट होगा टेबल में, कोई भी रोल नंबर के साथ, उनका नाम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे 7C उस, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ 7D या 7E यहाँ पे एंटर कर दो, तो आप कहोगे सर इसका तो टेबल में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो एग्जिस्टेंस अगर नहीं होगी उसकी टेबल में, इस वाले टेबल में क्लास की, यहाँ एंटर नहीं कर सकते। और एक चीज और, आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, ये डिलीट करने से पहले आपको ये एंट्रीज यहां से रिमूव करनी पड़ेगी। ये पहले खत्म होगी, फिर इसको आप जाके डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज डिलीट इज नॉट अलाउड। ये भी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। ये ना हो कि 7A आपने डिलीट कर दिया प्राइमरी में से, क्लास में से, और उसकी एंट्रीज वहां पे पड़ी हो। तो ये आपका चाहे डिलीशन हो चाहे इंसर्शन हो, याद रखना, इसको मेंटेन रखने की जो टर्म है इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, जो मेक श्योर करती है कि डेटा आपका इनकंसिस्टेंट ना हो जाए।
और रिलेशनशिप जो होती है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशन में एग्जिस्ट करती हैं। 1 to 1, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान टेबल अगर हो, हस्बैंड का टेबल एक वाइफ का टेबल, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप होगी। या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, कार का, तो आपको जो अथॉरिटी है ट्रैफिक की, वो एक लाइसेंस आपको देती है एक पर्सन को, ठीक है। तो ये आपका इसमें 1 to 1 रिलेशनशिप बन जाएगी बिटवीन यू एंड योर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। और या यू एंड योर पासपोर्ट, पासपोर्ट का एक डेटाबेस बना हुआ है या टेबल बना हुआ है, एक सिटीजन का बना हुआ है, इनके दरमियान में रिलेशनशिप 1 to 1 ही होगी। और बालकात आपकी रिलेशनशिप जो है बिटवीन एंटिटी वो 1 to many भी हो सकती है। जैसे आप पर्सन हो, आप डिफरेंट होटल्स में बुक करवा लेते हो, अलाउड है होटल बुकिंग, आपने 3-4 होटल्स की करवाई हुई है, आप सिंगल पर्सन मोर देन 1 बुकिंग आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप मैनी टू वन की एग्जांपल भी ले सकते हो। मैनी टू वन की जरा एग्जांपल तो बताओ क्या होगी। मैनी स्टूडेंट हैव वन टीचर। अब मैनी टू मैनी की क्या एग्जांपल हो सकती है, यही इसी को रिपीट कर लो। हाँ, और उसी तरह मैनी टीचर हैज मैनी स्टूडेंट, और उसी तरह मैनी स्टूडेंट है मैनी टीचर्स। तो ये मैनी टू मैनी आमतौर पे ये रिलेशनशिप जब बनती है, तो ये आपकी जो रिलेशनशिप जो बनती है, एक तरफ जो आपकी आपकी एंटिटी होती है, दूसरी तरफ जो एंटिटी होती है, एक तरफ अगर स्टूडेंट है एक तरफ टीचर है, तो दरमियान में पता क्या रिलेशनशिप बनेगा स्टूडेंट टीचर का। तीन आपके फिर टेबल्स बनेंगे, एक स्टूडेंट का टेबल, एक टीचर का टेबल। इन दोनों को रिलेट करने के लिए आपको एक थर्ड टेबल की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मलाइज यही करेगा, देख लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जब होगा तो स्टूडेंट एंड टीचर के दरमियान में जो मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप, थर्ड टेबल वहां पे एग्जिस्ट करेगा, वो होगा मैनी टू मैनी के लिए। अच्छा जी जनाब, तो जिस तरह उसने रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लास इज मैनी टू वन क्लास, ये मैनी टू वन की हो सकती है। मतलब आपको कहा जाए कि ये क्लासरूम एप्पल का है, यहाँ पे आप मैनी स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के आप आओगे, तो सब लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं चाहे ऑनलाइन चाहे वो इस रूम में आएंगे, तो ये मैनी टू वन है, ठीक है। एज वन वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट क्लास आईडी मे अपीयर मेनी टाइम इन द student table but only once in a class table. In order to speed up ये सर्चिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप यू कैन यूज इंडेक्स जैसा बुक के आप देखते हो लास्ट पेजेस पे इंडेक्स, वो किस लिए होता है, ताकि आप अपने बुक के अंदर आप अपने टॉपिक पे जंप कर सको, उस पेज के ऊपर जा सको, सर्चिंग एक्शन फास्ट हो जाता है। ये स्पीड अप डेटाबेस में भी ये ऑप्शन होती है कि आप डेटे को जहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड पड़े हो, अगर किसी चीज को आपने सर्च करनी हो तो इंडेक्स वाइज सर्च करना आसान। दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर built from one or more columns in a database table. The student table could be indexed on class. क्लास के ऊपर इंडेक्सिंग कर दी जाती है ताकि सर्चिंग को आसानी से आप क्लास, स्टूडेंट सेकंड नेम और फर्स्ट नेम टू प्रोवाइड क्लास लिस्ट इन ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेकंड नेम। तो सेकंड नेम के ऊपर आमतौर पे खान मलिक वो सेकंड नेम में है, तो अगर आप सर्चिंग प्रोसेस होगी तो के पहले आ जाएगा, एम की सीरीज बाद में आएगी। तो ये आप आमतौर पे सॉर्टिंग जो होती है वो इंडेक्सिंग के अंदर आती है। सॉर्टिंग जब करते हो ना किसी फील्ड को, आप सॉर्टिंग ऑर्डर सेट कर लेते हो, तो इससे फायदा क्या होता है, सर्चिंग ऑपरेशन फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जहां तक आपके ईआर डायग्राम्स हैं, ईआर डायग्राम्स एक्चुअली आपको जो पेपर्स के ऊपर ऑन पेपर्स जब आप वर्क करते हो एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आप जब डेटाबेस डिजाइन करते हो, डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी है, ईआर डायग्राम इज इन योर डिजाइन। ये डिजाइन किया जाता है और डिजाइन को ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि एंटिटीज आपस में डेटाबेस में किस तरह रिलेट करेंगी। तो ये एक ईआर डायग्राम कैन बी यूज्ड टू डॉक्यूमेंट द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस. This provides an easily understandable visual representation of how the entities in a database are related. जैसे एक एंटिटी स्टूडेंट की है, एक एंटिटी क्लास की है, तो इनको आपस में जो रिलेशन है वो 1 to many का है। In one class there may be one or many students. In one class there may be one भी हो सकता है और many भी हो सकते हैं।
ठीक है, इसमें दो आपको साइंस नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो साइन नजर आ रहे होंगे, ये वन है और मैनी, ये मैनी का क्रो मैनी के लिए होता है, जो डैश होती है वन के लिए होती है, मतलब वन क्लास है हैज वन और मोर स्टूडेंट, इसके बोलते हैं वन और मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये क्लास आपका एक एंटिटी है और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं तीन, स्टूडेंट एक एंटिटी है या टेबल है और ये पांच इसके एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स कह लो, कॉलम्स कह लो। रिलेशनशिप में भी मैंडेटरी और ऑप्शनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे इन ए वर्क रूम विद डेस्क ईच एम्प्लॉय हैज वन डेस्क, किसी भी आप एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां ऑफिस होते हैं, हर एम्प्लॉय को एक डेस्क दिया जा सकता है, बट देयर कुड बी ए स्पेयर डेस्क भी हो सकते हैं जिसको अभी तक किसी एम्प्लॉय को साइन नहीं किया गया। तो ये आपका रिलेशनशिप आपकी मैंडेटरी और ऑप्शनल की एग्जांपल उसने दी है। ये अब चेयर्स हैं, बहुत सारी चेयर्स, सिर्फ इस वक्त दो ऑक्यूपाइड हैं, बाकी सारी चेयर्स अभी आपकी स्पेयर चेयर्स कहलाएंगी। कुड बी स्पेयर चेयर्स और डेस्क। द रिलेशनशिप बिटवीन डेस्क एंड एम्प्लॉय क्या है, या तो डेस्क इज एंटिटी, एम्प्लॉय इज अनदर एंटिटी, या तो ये जीरो होगी, डेस्क एम्प्टी होगा, ये चेयर एम्प्टी होगी, तो क्या बोलेंगे जीरो और वन। ये नहीं कि एक डेस्क के ऊपर दो, नो, हर एम्प्लॉय को एक डेस्क दिया जाता है या हर स्टूडेंट को एक डेस्क दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे डेस्क ऐसे हो सकते हैं जो एम्प्टी होंगे, जो अभी तक दिए नहीं गए, साइन नहीं किए गए। सो देयर मे बी ए रिलेशनशिप टाइप एक ऐसी भी हो सकती है जीरो और वन, जीरो और वन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जैसे डेस्क है, एक एंटिटी है, और दूसरी तरफ एक और एंटिटी है जो कि एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, जो भी आप कह लो इसको। इनके दरमियान में रिलेशनशिप जो होगा, वन एम्प्लॉय, ठीक है, वन एम्प्लॉय मे हैव ओनली वन और जीरो डेस्क। जीरो का मतलब बहुत सारे स्पेयर्स हैं डेस्क, लेकिन हर एम्प्लॉय को कम से कम, अगर एम्प्लॉय है, एक डेस्क दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे डेस्क आपके एम्प्टी भी हो सकते हैं, अनऑक्युपाइड भी हो सकते हैं। सो दैट दिस रिलेशनशिप ऑप्शनल होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ये मैंडेटरी होता है, बिकॉज अगर वो मदर है मस्ट हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड, ये मैंडेटरी है, पक्का। मदर है तो वन चाइल्ड तो होगी, मैनी हो सकती हैं। सो रिलेशनशिप इज वन और मैनी। द टाइप ऑफ रिलेशनशिप and whether it is mandatory or option gives the cardinality of the relationship। ये cardinality of relationship यहाँ पे इस तरह आपका शो होगा विद दिस दो सिंबल्स, ये जीरो और मैनी, ये वही जो डेस्क एंड एम्प्लॉय के दरमियान में, ये वन टू वन, मिनिमम वन और मैक्सिमम वन नहीं, वन मिनिमम, इसमें मैनी, ये जस्ट वन टू वन, ये वन मिनिमम एंड मैनी मैक्सिमम, और इसमें जीरो और मैनी, या जीरो होगी या कोई नहीं होगी, सॉरी, या कोई नहीं होगी या मैनी रिलेशनशिप्स। ये कार्डिनलिटी रिलेशनशिप इन सिंबल्स के साथ आप दिखाते हो, वन टू वन, ये मैनी वाला सिंबल है, और इसमें मिनिमम वन एंड मैक्सिमम वन, मिनिमम वन ये मिनिमम है और ये मैक्स भी वन है। जैसा आप एज ए सिटीजन पासपोर्ट अगर है तो वन होगा और मैक्सिमम वन ही होगा, ठीक है। ये अभी डेस्क वाले रिलेशनशिप आपको बताई, और ये होटल की बुकिंग की बताई कि अगर आप बुक करवाते हो कम से कम एक हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है बुकिंग, या आप कम से कम किसी जगह जाते हो, आप एक प्रोडक्ट भी ले सकते हो, मार्ट में जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप एक प्रोडक्ट भी लेने के जा सकते हो, या मैनी भी ले सकते हो, या जीरो भी हो सकती है, जीरो और मैनी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है ये, लेकिन ये ऑप्शनल होती है, जीरो ऑप्शनल के लिए होता है। अच्छा जी, इसमें ना उसने एक टेबल ज़्यादा डाल दिया है, टीचर, क्लास और स्टूडेंट का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ये ऊपर जो बनाया है ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसमें वो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि टीचर का अगर आपने यहाँ पे ऐड ऑन करोगे, इसका रिलेशनशिप क्या होगा विद स्टूडेंट और क्या होगा विद क्लास।
ये हो गया टीचर। और ये इसके एट्रीब्यूट हो गए, कौन कौन से हैं? लाइसेंस नंबर होगा, लाजमी बात है। लाइसेंस नंबर इज योर प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल, डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस। ये समझ लो लाइसेंस नंबर है, ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, और तीसरा था उसका एड्रेस। इनका रिलेशनशिप क्या होगा रिमेनिंग टू के साथ? हाँ जी, बता सकते हैं। टीचर का क्लास के साथ या टीचर का स्टूडेंट के साथ? टीचर स्टूडेंट का वैल्यू है, ये लो। और टीचर क्लास का एक टीचर की एक क्लास, एक टीचर की काफी क्लासेस होती है, काफी क्लास में जाता है। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीचर नहीं लिखते, मतलब अज्यूम करें एक ही टीचर। हाँ, और हो सकता है कोई ऐसी क्लास में जो टीचर को साइन नहीं हुई है ही नहीं, ठीक है। वैसी क्लास भी है जिसका टीचर नहीं, क्लास है तो टीचर तो होगा। ये हो नहीं सकता कि क्लास है टीचर नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी। तो एक क्लास का कम से कम एक टीचर होगा, और एक टीचर की मैनी क्लासेस हो सकती हैं। हाँ, देखो ना, हर क्लास का एक टीचर तो होगा, ठीक है। ये तो मैंडेटरी है कि अगर क्लास है तो टीचर है, टीचर है तो फिर उसकी क्लास भी होगी। टीचर फिर इसकी किसी चीज़ का अगर क्लास ही नहीं उसकी एग्जिस्ट करती, और क्लास है ऐसी कौन सी क्लास जिसका टीचर नहीं एग्जिस्ट करता? क्या ख्याल है? ये तो पॉसिबल है। अब मुझे बताओ, मैनी का सीन उधर ऑन होगा या इधर होगा, या दोनों तरफ होगा? एक टीचर की एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं, हो सकती है ना। और एक क्लास का एक ही टीचर होगा कि नहीं? एक क्लास है उसका एक से ज्यादा टीचर हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश का अलग होगा टीचर उस क्लास का, मैथ का अलग होगा, कंप्यूटर का अलग होगा। क्या ख्याल है? लेकिन कम से कम मैंडेटरी क्या है, एक क्लास का एक टीचर तो होगा ही होगा। और एक अगर टीचर है तो उसकी कोई एक क्लास तो होगी होगी, ये मैंडेटरी हो गया। अब मैनी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। अच्छा जी, रिलेशनशिप। अच्छा, अगली बात, ये नॉर्मलाइजेशन। अब ये वो पार्ट आ गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है? जब कभी आप प्रैक्टिकली नॉर्मलाइज करना चाहो, आपके पास अगर अननॉर्मलाइज डेटा दे दिया जाएगा, अननॉर्मलाइज डेटा आपको दे दिया जाएगा, तो आपने नॉर्मलाइज कैसे करना है, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट आपको प्रोसेस करना पड़ता है कि एक डेटा नॉर्मलाइज हो जाता है, अननॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ए रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बनाने के लिए होता है, रिलेशनल डेटाबेस के लिए ये होता है। दैट हैज एन इंटेग्रिटी एंड इन विद डेटा रिडंडेंसी। ये दो काम इसमें होते हैं। एक तो इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाता है। इंटेग्रिटी का मतलब कंसिस्टेंसी। किसी टीचर का अगर एड्रेस चेंज हुआ है या फोन नंबर चेंज हुआ है तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये ना हो कि एक क्लास के लिए हो गया, बाकी क्लासेस के लिए हमें, ठीक है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, और जहां रिडंडेंसी है तो रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपसे को पूछे, दो मेन एक्शन करता है। क्या करता है, किस लिए यूज होती है? अगर आपसे पूछे इसका यूजेज क्या है, यूज टू कंस्ट्रक्ट ए रिलेशनल डेटाबेस के लिए इसको यूज करते हैं। दैट हैज, उसमें मेन दो पार्ट, दो चीजें होती हैं, इंटेग्रिटी होती है और उसकी डेटा की रिडंडेंसी रिड्यूस होती है। ये दो काम, ये अगर आपसे नॉर्मलाइजेशन की सिंपल डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन पूछे, इतना आप लिख देना। और अगली बात, टेबल दैट आर नॉट नॉर्मलाइज विल बी लार्जर। जो नॉर्मलाइज नहीं होते वो बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं, जैसे अभी आपको नीचे नजर आ रहा है। और उसमें इश्यूज क्या आते हैं? डेटा भी ज्यादा स्टोर करता है, डेटा की स्टोरेज आपको बढ़ानी पड़ती है। तो अगर डेटा अगर बड़ा ज्यादा होगा तो फिर स्टोरेज भी उससे ज्यादा लेगा। इट विल बी हार्डर। और इसमें एक और इशू आता है, अपडेट करना मुश्किल हो जाता है।
जब कभी चेंजेस आपकी आती हैं, और ये डिफिकल्ट होता है अगर आप कोई क्यूरी लगा के अपना आंसर लेके आना चाहो। इसका मतलब है नॉर्मलाइज डेटा आपके दो बेनिफिट मिलते हैं, क्या? इंटेग्रिटी एंड डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस होती है, ये दो बेनिफिट्स हैं। जहाँ के जो नॉर्मलाइज नहीं होता, आपको उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या? आपको स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, अपडेट करना डिफिकल्ट होता है, चेंजेस उसके अंदर लाना या अपनी क्यूरी के मुताबिक डेटे अपना इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करना वो भी मुश्किल। इसका मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जो आप अननॉर्मलाइज के लिए लिख सकते हो। अननॉर्मलाइज डेटे के लिए एक इशू ये रेज होता है, दूसरा इशू अपडेशन का रेज होता है, तीसरा ये उसी वाले से बात हो रही, चेंजेस जब उसमें लाई जाती हैं अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। और अगली आपको थर्ड इसमें ये पॉइंट बताया गया जो कि ड्रॉबैक है कि जब कभी आपको क्यूरीज लगाते हो, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट योर डाटा, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के ऊपर चेक लगाना है, नेम के ऊपर चेक लगाना है, सिटी वाइज चेक लगाना है, आपने दो रेंज के दरमियान में चेक लगाना है, और अपने डेटे को जो बिग टेबल में से अपनी इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, क्यूरीज उसे बोलते हैं, तो क्यूरी लगाना मुश्किल हो जाता है अननॉर्मलाइज में। अब आपको समझाने के लिए उसने एक डिस्कस करना शुरू किया स्कूल के डेटाबेस। स्कूल के डेटाबेस में कुछ ये डेटा पड़ा हुआ है। अब आपने इनको ना गौर से देखना है। यहां तक तो ये स्टूडेंट्स के डाटा से रेलेवेंट ही लग रहा है चीजें, डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट। यहां पे कुछ नई चीजें आनी शुरू हो गई जो कि इसके साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। इसका मतलब यहां से एक रिलेशन बनेगा क्लास से रेलेवेंट और उसकी लोकेशन, ये एक रिलेशनशिप ये बनता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा ये क्लास की बेस पे बनता हुआ नजर आ रहा है, और तीसरा एक टीचर का रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस नंबर, क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्लास आईडी, और स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी, ये बनता हुआ तीन रिलेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको बनाना इस तरह नहीं है, ये आपने एक नजर देख लेना है कि यार एक डाटा नॉर्मलाइज नहीं है, काफी लार्ज डाटा है, इसको एडिट करना, इसको स्टोर करना, इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना काफी डिफिकल्ट जॉब होगी। ये हमें ऊपर उसने बता दिया, ये डाटा अननॉर्मलाइज है। क्या प्रॉब्लम आएंगे इसमें? दिस कुड कॉज प्रॉब्लम्स, जब ये काम करने पड़ेंगे ऑल्ट्रेशन रिकॉर्ड में मुश्किल हो जाएगा। एवरी टाइम जब नया कोई स्टूडेंट आएगा उसको ऐड करना टीचर नेम के साथ, एड्रेस के साथ, लाइसेंस नंबर ऑफ दैट टीचर, डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट टीचर एंड द लोकेशन ऑफ द क्लासरूम नीड टू बी एडेड एज वेल। हर स्टूडेंट के अगेंस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर 50 स्टूडेंट इस महीने में एनरोल हुए हैं तो हर स्टूडेंट के अगेंस्ट आपको सारी एंट्री डालनी पड़ेगी। टीचर का नाम, सॉरी लाइसेंस नंबर, टीचर का नाम, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एक्सपीरियंस, जो भी ऐसा पूरा, और फिर क्लास आईडी, और क्लास के साथ उसका क्लास का फ्लोर एंड रूम नंबर। ये एक स्टूडेंट के अगेंस्ट आपको पूरा डाटा पॉपुलेट करना पड़ेगा। क्यों नहीं ऐसे करते कि यहाँ पे रिलेशन बना के उनको आपस फॉरेन की प्राइमरी के साथ सिर्फ आपको क्लास की आईडी एंटर करनी है स्टूडेंट के साथ बस, बाकी इंफॉर्मेशन क्लास की क्लास के टेबल से मिल जाएगी, और टीचर की सिर्फ आप लाइसेंस नंबर एंटर करना है, नथिंग मोर, बाकी इंफॉर्मेशन उसके टीचर या ट्रेनर के टेबल से मिल जाएगी। अब उसने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया, मिस्टर खान है जी एक टीचर जो स्कूल छोड़ गए और उसको रिप्लेस कर दिया एक अनदर टीचर के साथ, तो अब होगा क्या, मिस्टर खान को बीसीओ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आप हर स्टूडेंट का देखोगे जहां पे मिस्टर खान है वहां पे मिस्टर नियाज को एंटर करना है। काफी हार्ड जॉब है, उसकी डिटेल के साथ, चाहे उसका ड्रेस अपना होगा, उसका क्वालिफिकेशन अपनी होगी, उसकी बाकी इंफॉर्मेशन भी अपनी होगी, तो वो भी एंटर करनी है, सिर्फ नाम ही चेंज नहीं करना, बाकी चीजें भी डालनी है। इफ ऑल द स्टूडेंट्स, और इसी तरह 7A की क्लास पूरी की पूरी छोड़ दी, बंद हो गई, खत्म कर दी, मर्ज हो गई, देन ऑल द डिटेल अबाउट क्लास बी विल बी लॉस्ट। अब ये रूल आपको बताए जा रहे हैं। पहला, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने क्या करना है, आपने देखना है रिपीटिंग ग्रुप अगर हैं उनको एलिमिनेट कर दो। अगर रिपीटिंग ग्रुप है उन उस एंटिटी में से, उस टेबल में से, उस रिलेशन को निकाल दो। अब वो क्या है रिपीटिंग ग्रुप, अभी आपको बताता हूँ, पहले इसी को देखते हैं। रिपीटिंग ग्रुप को एलिमिनेट करना ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डाटा को ले जाने का पहला स्टेप है। और जो डाटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, आगे क्या करते हैं, उसमें से ऐसे एट्रीब्यूट को देखा जाता है जो एक फील्ड के साथ तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, एक के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसको आपने
डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की जो होता है उसके साथ आपने, इसे बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करना। पहला याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, रिपीटेड ग्रुप को एलिमिनेट करना। सेकंड फॉर्म में क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा कब आता है, जब पार्शियल डिपेंडेंसीज को खत्म कर दिया जाता है। अभी आपको जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बताऊंगा ये पार्शियल डिपेंडेंसी है केस। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कब होगा, जब आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को खत्म कर दिया जाता है। नॉन की एट्रीब्यूट की अगर आप पार्शियल डिपेंडेंसीज को खत्म करते हो तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा आ गया। और अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये अब मैंने 3 वर्ड बोल दिए, रिपीटेड ग्रुप, पार्शियल डिपेंडेंसीज, और इसके लिए मैंने बोला फंक्शनली जो डिपेंडेंस होती है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब आप यहां पे देखो, जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डाटा आ जाएगा, हर टेबल जो बनेगा उसके अंदर एट्रीब्यूट जो होंगे वो एक की के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डाटा आ गया। जो कीज रह सॉरी जो आपकी फील्ड्स हैं या जिसे नॉन की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, हर एट्रीब्यूट जो उसमें मौजूद होगा टेबल का, उसका एक के साथ ताल्लुक होगा बस। बाकी गैर जरूरी फील्ड निकल चुकी होंगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने की ये निशानी है। होल की एंड नथिंग बट द की के अलावा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अब स्कूल डेटाबेस है, सब्जेक्ट चॉइसेस हैं फॉर ईच स्टूडेंट फॉर दिस डेटाबेस टू बी नॉर्मलाइज दिस प्रोसेस। अब ये देखो, ये फुल फ्लैज डाटा है। अब इस डाटा में एक प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट नेम इज नॉट ए एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू का मतलब, जैसे स्टूडेंट आईडी में देखो, स्टूडेंट सिर्फ एक ही वैल्यू है S1276। फर्स्ट नेम में भी एक ही वैल्यू है नूर, सेकंड नेम में भी सिर्फ एक ही वैल्यू कंटेन कर रही है बेग, डेट ऑफ बर्थ में भी सिर्फ एक ही वैल्यू कंटेन कर रही है 9/22 एंड 2010। सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट टीचर में अगर आप गौर करो, ये आपकी नॉन एटॉमिक वैल्यूज हैं। नॉन एटॉमिक का मतलब है सिंगल वैल्यू नहीं है, मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर रही है। सबसे पहले इनको आपने इनके साथ जरा थोड़ा सा आपने चेक करना है, इसको अलग अलग करना है। अच्छा, बात पर स्टूडेंट कहते हैं सर ये फ्लोर नंबर, रूम नंबर, क्या ये भी आपकी एटॉमिक वैल्यू नहीं है? ये एटॉमिक वैल्यू है, सिंगल है, ये सिंगल वैल्यू है। ये कॉमे लगे हुए नजर आ रही है, ये कॉमे लगे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ कहीं कॉमा लगा हुआ नजर आ रहा है? नो, ये सिंगल वैल्यू है, ये एटॉमिक ही है। ये भी एटॉमिक मतलब सिंगल वैल्यू। पहले कंफ्यूजन जरा मैं क्लियर कर दूं, जब मैं कह रहा हूँ एटॉमिक वैल्यू है मतलब सिंगल वैल्यू है। अगर आपको कहा जाए एड्रेस इज सिंगल वैल्यू, यस, कहीं भी कॉमे नजर आ रहे हैं? नो, इसका मतलब ये भी सिंगल वैल्यू है। जो सिंगल वैल्यू नहीं है वो दो फील्ड्स हैं, एक सब्जेक्ट नेम, दूसरा सब्जेक्ट टीचर। इस पे आपने ध्यान रखना है, इनको आपने निकालना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तब आएगा डेटा। इसको कैसे निकालना है और इसको किसके साथ लेके जाना है, अब इनके साथ कनेक्शन किसी ना किसी फील्ड के साथ रखना पड़ेगा। हम देखते हैं, अब ये 3 जो मैंने राउंड किए हैं, जरा देखते हैं इसके साथ क्या करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहले आप अननॉर्मलाइज डेटाबेस जो रिप्रेजेंटेशन है जो कि टेबल फॉर्म में पड़ी हुई है, इसको टेक्स्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये जी आपका पहला टेबल, एक ही टेबल है। टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट? स्टूडेंट है ना टेबल का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट है, ठीक है। टेबल का नाम हमेशा याद रखना, कैपिटल में प्रोमिनेंट कर देना। उसके अंदर फील्ड जो आपकी अंडरलाइन हुई हुई है, इसका मतलब स्टूडेंट टेबल में ये क्या है, आपकी प्राइमरी की है, इसको आपने अंडरलाइन कर देना, ये ऐसे। बाकी फील्ड्स ऐसे लिख दो, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ। और बाकी जो रिपीटेड ग्रुप है वो सब्जेक्ट नेम है और सब्जेक्ट टीचर है। बाकी फील्ड वैसे ही लिख दो, जो रिपीटिंग ग्रुप है उसे प्रोमिनेंट कर दो। तो आपके जेहन में होना चाहिए कौन सी ऐसी फील्ड है जो एटॉमिक वैल्यू कैरी नहीं कर रही। इन फील्ड्स को दोनों को आपको निकालना है। स्टूडेंट इज द टेबल नेम, द एट्रीब्यूट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर विद इट्स रिस्पेक्टेड प्राइमरी की अंडरलाइन की हुई। अब अगली बात, द स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड द स्टूडेंट टीचर आर द रिपीटिंग एट्रीब्यूट। वो कहा गया था ना फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डाटा कब आएगा, जब रिपीटिंग ग्रुप को आप अलहदा कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे फ्रॉम योर ओरिजिनल टेबल। ये कर दिया गया, चेक करो। जो स्टूडेंट टेबल है उसमें सिर्फ वो फील्ड रह गई है जो एटॉमिक है। क्या यहां से 2 फील्ड गायब हो जाएगी? वो कौन सी थी? स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट
सब्जेक्ट टीचर, ये दो, इनको विद स्टूडेंट आईडी अलग से ले गए। रिपीटिंग ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया गया। याद रहेगा, जब कभी आपको टेबल दिया जाए आपने ऑब्जर्व करना वैल्यूज। अगर आप समझो कि कोई ऐसी फील्ड रिपीट नहीं हो रही, मतलब मल्टीपल वैल्यूज कैरी नहीं कर रही, तो आपने डायरेक्ट कह देना है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। बहुत बार ना आपको रिलेशनशिप तो देते हैं ना, जो टेबल देते हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दे देते हैं। आप कैसे पता चलेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है? रिपीटिंग वैल्यूज या उसमें एटॉमिक वैल्यूज अगर हैं तो रिपीटिंग ग्रुप एलिमिनेट हुआ है, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो आपका डाटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही है। लेकिन जब आप अपनी डाटे को चेक करने के बाद जब आपको पता चले कि अंडर दैट फील्ड मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो ये रिपीटिंग ग्रुप है। ये और एक चीज और याद रखना, इन दोनों को आपने इसके साथ लिखना है जो कि प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे एज ए फॉरेन की आ गया। इनका आपस में भी तो कनेक्शन होगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की, दिस इज द प्राइमरी की एंड दिस न्यू रिलेशन बिकम्स फॉरेन की हियर, ठीक है। और अब आपका कैसे इसको आपने लिखना कैसे, ये देखो, चेक करो, ये वैल्यू मैथ के साथ मिस्टर ली, फिर वही वैल्यू। फॉरेन की आपको बोला था यूनिक नहीं होती, फॉरेन की डुप्लीकेट होती हो सकती है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये आप अब आपकी एटॉमिक वैल्यूज हो गई, ये देखो, तीनों लग फॉर S1277, तीनों लग फॉर S1299। अब आपका डाटा जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने का फिर दोबारा बता दूं, जब आपका एक ऐसा रिलेशन बनेगा जिसमें वैल्यूज आपकी कैरी कर रहा होगा सिंगल वैल्यू, ठीक है, और ये यहाँ पे स्टूडेंट आईडीज या फॉरेन की। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो डाटा आ गया, अब आपने जाना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और ये जो ऊपर वाले दो रिलेशन है ना, एक का नाम हमने दे दिया स्टूडेंट और इसका नाम हम देंगे क्या, इसने क्या रखा नीचे, स्टूडेंट सब्जेक्ट। दो रिलेशनशिप बन गए, पहले टेबल का ये आ गया टेक्स्ट वर्जन, अब दूसरे टेबल का टेक्स्ट वर्जन ये आ गया। क्या ऐसा ही है ना, स्टूडेंट आईडी इज हियर इज योर प्राइमरी की। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट की कहलाएगी, किसमें, इसमें, क्योंकि ये आपकी मोर देन वन की के ऊपर डिपेंडेंट है। सिर्फ इसमें अगर आप कहो कि ये प्राइमरी की है, नो, अगर आप कहो ये प्राइमरी की है, आप कहोगे नो, ये अब आपकी कंपोजिट की है जो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कीज बनती है। कौन कौन सी, टू एट्रीब्यूट्स के ऊपर, इसे बोलते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट की आपकी काइंड ऑफ प्राइमरी होती है, लेकिन वो एक फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं होती, दो फील्ड के मजमूए से बनती है। इसका मतलब ये इस टेबल में ये आपकी प्राइमरी की है, एज ए होल ये प्राइमरी की है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी बात करोगे ये फॉरेन की है। प्राइमरी की प्रेजेंस की ऊपर टेबल में मौजूद है। ये अंडरलाइन जो किया है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कंपोजिट की, या जिसे दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ये प्राइमरी की है। क्या वजह है, ये देखो, अगर आप इन दोनों को इकट्ठा देखो, ये यूनिक वैल्यू है, ये दोबारा कहीं टेबल में इकट्ठी नजर नहीं आएगी, ये देख लो, कहीं दोबारा इकट्ठी नहीं है। इस पे गौर करो, ये भी यूनिक वैल्यू है, इनका कॉम्बिनेशन आगे कहीं इकट्ठा नजर नहीं आएगा, ये देख लो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आगे इकट्ठा नजर नहीं आएगा। यही आपकी डेफिनेशन है किसकी, प्राइमरी की। प्राइमरी की इसी को बोलते हैं ना कि डुप्लीकेशन नहीं होती, नहीं है, रेपिटेशन नहीं होती, नहीं है, यूनिक है, यस है, ये प्राइमरी की। यहां तक पहुंच गए हम लोग सही। अब अगली बात, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आपने क्या करना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में स्टूडेंट याद रखना कि जो डेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है उसमें इस टेबल के ऊपर आपने वर्क करना है। किस टेबल पे वर्क करना है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे आपने किस चीज पे वर्क करना है आपको ऊपर बताया गया था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की 2 लाइनों में लिखा हुआ था, जो डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी है, उसे एलिमिनेट कर दो। अगर आप गौर करो, सब्जेक्ट नेम, ये सॉरी, जो थर्ड फील्ड है ये वाला, इसे नॉन की एट्रीब्यूट, ये की तो नहीं ना है, नॉन की है, की एट्रीब्यूट तो ये है। ये नॉन की एट्रीब्यूट किस पे डिपेंडेंट है,
पार्शली, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक है? नो। इन दोनों को अलग से रिलेशन में ले जाओ। जब ये ले जाओगे, हाँ, अब आपके 2 से 3 टेबल बनेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। इस टेबल के 2 टेबल बनने वाले हैं। वो क्या? स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम का एक टेबल, और दूसरा सब्जेक्ट नेम प्राइमरी की के साथ सब्जेक्ट टीचर का टेबल। समझ आ रही है? इसे बोलते हैं क्या? पार्शियल डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करना। जिसके साथ ताल्लुक है उसके साथ रखो। किसको? वो एट्रीब्यूट जिसका कोई अभी नॉन की से बोलते हैं। की एट्रीब्यूट 2 हैं इस वक्त इस टेबल में, कीज के तौर पे जो रोल प्ले कर रहे हैं, प्राइमरी हो या फॉरन हो। वह सब्जेक्ट, स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। क्या सब्जेक्ट टीचर इस सूरत में क्या कहलाएगा? टेक्निकली नॉन की एट्रीब्यूट, इसे बोलते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। और इसका डिपेंडेंसी किसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है? ये सब्जेक्ट नेम पे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखो क्या हुआ। सब्जेक्ट टीचर का एक टेबल बनेगा, स्टूडेंट सब्जेक्ट का बना हुआ था, और ये आपका थर्ड टेबल बन जाएगा कुछ इस तरह। ये देखो, कोई फर्क पड़ा स्टूडेंट टेबल पे? नो। फर्क कहां पड़ा? इसमें से वो फील्ड निकल गई जो यहां पड़ी हुई थी। कौन सी? टीचर था ना, सब्जेक्ट टीचर, वो निकल गया। अब वो कहां गया? वो इस फील्ड के साथ अलग से ये आ गया। इसका मतलब टोटल कितने रिलेशन हो गए? अब टेबल कितने हो गए? 3। ये है स्टूडेंट का टेबल जो किसी तरह का अभी कुछ नहीं किया। ये जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आए वही शक्ल इसी बनी हुई है। अलबत्ता इसमें चेंजेस आई। क्या? पार्शियल डिपेंडेंसी निकाल के अपने रिस्पेक्टिव टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया, उसका नाम प्रॉपर दे दो। ये आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा आ गया। अब रह गया मामला सेकंड और थर्ड रिलेशन इज ओके, फाइन। आप देख रहे हो क्या कह रहा था? थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन थी कि हर फील्ड जो होगी वो आपकी रेपिटेशन नहीं होगी। नहीं है। डिपेंडेंसीज चेक कर ली गई, चाहे फंक्शनल। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। ये है आपकी नॉन फंक्शनल। अब यहां पे आ जाओ, उन एट्रीब्यूट को देखो जो फंक्शनली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब वो क्या है? इस टेबल में इन एट्रीब्यूट पे आपने फोकस करना है। सिर्फ वो रखनी है, सिर्फ वो रखनी है जो आपको यहां पे रिक्वायर्ड है। अब ये देखो, यहां पे भी रेपिटेशन है। ये हर क्लास की आईडी के साथ लोकेशन बतानी पड़ेगी, हर क्लास की आईडी के साथ लोकेशन बतानी पड़ेगी। ये रिपीट हो रहा है हर स्टूडेंट के लिए। इसका मतलब यहां से भी एक टेबल निकलेगा। और अगर आप गौर करो, टीचर लाइसेंस नंबर के साथ, उसके एड्रेस के साथ टीचर डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी तमाम के तमाम ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट हैं। अब देखो, इस एट्रीब्यूट के साथ जो डायरेक्ट वास्ता है वो किसका है? इसका है, इसका है। ये फंक्शनली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फंक्शनली ये तीनों इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये फंक्शन इसके फंक्शन वाइज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब आपने अब उन फील्ड्स को चेक करना है पहले रिलेशनशिप में, स्टूडेंट में, जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज की फील्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, वो अपनी अपनी रिस्पेक्टेड फील्ड के साथ कनेक्ट होगी। ये इसके साथ, ये और ये अपने लाइसेंस नंबर के साथ। इसका मतलब 2 टेबल और बनने वाले हैं, एक क्लास का, एक टीचर का। वो बन गए। ये देखो, थर्ड में होता है क्या, दोबारा से सुनिएगा। राइट नाउ 3 टेबल बने हुए। कौन कौन से? स्टूडेंट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज देयर इन योर फर्स्ट रिलेशन। अब इसकी बारी आएगी। अब जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डेटा आ गया, जहां पे आपने पार्शियल डिपेंडेंसीज को खत्म कर दिया, अब पार्शियल डिपेंडेंसी के बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉन की एट्रीब्यूट देखनी है। ये देखो, वो कह रहा 3 टेबल बने हुए। स्टूडेंट टेबल में एक प्रॉब्लम है। वो क्या? ये एट्रीब्यूट जो लोकेशन है और दूसरा टीचर नेम है, डिपेंड्स ऑन क्लास आईडी, and the attribute license number, address and teacher date of birth is upon the attribute teacher name. इन 3 का ताल्लुक टीचर नेम के साथ है, जबकि लोकेशन
और टीचर नेम का ताल्लुक क्लास आईडी के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास आईडी क्लास का एक टेबल बनने वाला है, लोकेशन के साथ होगा, और ये यहाँ पे रोल प्ले करेगा एज ए फॉरेन की। इसलिए तीन का इकट्ठा होना जरूरी है, और वो इसने किया। देखो जरा, अब वही बता रहा है आपको क्या कर रहा है। देयर आर, ये एक्चुअली वो लफ्ज है जो आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। देयर आर नॉन की डिपेंडेंसीज, देयर आर नॉन की डिपेंडेंसीज दैट नीड टू बी रिमूव टू इंश्योर दैट द डेटाबेस इज द नॉर्मल फॉर्म। नॉन की डिपेंडेंसीज, अपनी की के साथ जो कनेक्टिविटी नहीं है उसको आपने करना है। अब ये देखो, स्टूडेंट का रिलेशन में सिर्फ ये तीन चीजें, चार, ये तीन तो इसके ऊपर थी। क्लास आईडी आपका यहाँ पे इसकी प्रेजेंस है विद दो मजीद टेबल नजर आ रहे हैं, ये आपका टेबल बन गया। और लोकेशन के साथ ये की एट्रीब्यूट है, और लाइसेंस नंबर यहाँ पे फॉरेन की है। किसकी? टीचर टेबल की, ये प्राइमरी की है। इसका मतलब ये टेबल इसके साथ रिलेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस नंबर, फॉरेन की, प्राइमरी की। और अगर आप गौर करो, ये आपका स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट आईडी भी एक फॉरेन की है, ये किसके साथ कनेक्ट हो रही है, और सब्जेक्ट नेम भी एक फॉरेन की है। दो फॉरेन कीज आपकी पड़ी हुई है। ये मैनी टू मैनी वाला सीन यहाँ पे आ रहा है, उधर सब्जेक्ट के साथ, इधर स्टूडेंट के साथ, ये दरमियान में आ गया टेबल। ये मैनी टू मैनी का है। एक तरफ क्या है? स्टूडेंट टेबल, दूसरी तरफ टेबल कौन सा होगा? सब्जेक्ट का। ये दरमियान वाला टेबल है, और ये वो मैनी टू मैनी वाला टेबल है। अब अगर आप गौर करो, स्टूडेंट आईडी ये इसका प्राइमरी की, और ये कनेक्ट हो रही है जनाब, इस टेबल को एक्टिव कर रहा है वो। किसको? ये वाले, ये स्टूडेंट के टेबल के साथ कनेक्ट हो रहा है। और जहां तक आपका ये ताल्लुक है लाइसेंस, सॉरी सब्जेक्ट नेम आपका कनेक्ट हो रहा है विद इट्स प्राइमरी की। दिस इज द प्राइमरी की टेबल सब्जेक्ट का, ये फॉरेन की है, ठीक है। ये कनेक्ट किसके साथ हो रही है? अपने रिस्पेक्टेड टेबल के साथ। और मजे की बात है, ये भी मैनी टू मैनी वाला सीन ऑन हो गया। सब्जेक्ट नेम विद लाइसेंस नंबर, यहां भी ये भी फॉरेन की है, यहां पे ये फॉरेन की होगी जो कनेक्ट करेगी टीचर के टेबल को। सॉरी, ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की टीचर के टेबल को कनेक्ट करेगी। ये प्राइमरी की इधर आ गई, ठीक है, और ये फॉरेन की इधर आ गई। ये इसकी बात हो रही है। और इस तरह अगर आप गौर करो, हर टेबल का रिलेशन डेवलप हो गया। कोई ऐसा टेबल नहीं रहा जो आपका कनेक्ट नहीं है। जैसे अभी अगर मैं क्लास की बात करूं, क्लास आईडी यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे एग्जिस्टेंस की है, और इसका प्राइमरी टेबल ये बना हुआ है, ये भी कनेक्टेड है। ये रिलेशन इसके साथ आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लास आईडी ये इसके साथ, और ये इसके साथ, सारे टेबल आपस में इंटरकनेक्टेड है, और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। अब होगा नहीं ऐसा कि सब्जेक्ट नेम ऐसा डाल दूं, यहाँ पे चार सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स। ये अच्छा, ये आपका वो हो जाएगा ना, ये इसके साथ है लाइसेंस नंबर के साथ, ये भी कंपोजिट बन रहा है, ये भी कंपोजिट बन रहा है, ठीक है, ये कंपोजिट है। और सब्जेक्ट का, अच्छा सब्जेक्ट का टेबल किधर है? ये स्टूडेंट का टेबल हो गया, ये टीचर का टेबल हो गया, ये क्लास का टेबल हो गया, और ये सब्जेक्ट नेम इधर है, और ये सब्जेक्ट ये एज ए कंपोजिट की है, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट का लाइसेंस नंबर ये है, ये जिसे कोड नहीं बोलते, जिस तरह आपका कोड है CS9618 कोड है, ये इसके की आ गई, जो सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी कर रहा है टीचर के साथ। अच्छा जनाब, अब आपका पहला रिलेशन अगर आप गौर करो, स्टूडेंट आईडी, इसमें इसने ये देखो कॉमा के बाद मिस कर दिया, फील्ड लिखना भूल गया, क्लास आईडी इधर है, ठीक है, ये यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है।
इसके साथ कनेक्ट कर रही है। जबकि अगर आप लाइसेंस नंबर देखो, लाइसेंस नंबर आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी के साथ कनेक्ट हो रही है। और सब्जेक्ट नेम चूंकि आपका यहाँ पे एज ए फॉरेन की है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अब आप अगर गौर करो, टोटल पूरी डेटाबेस जो है नॉर्मलाइज हो गई, और हर जो प्राइमरी की इसमें बातें नजर आ रही है। ये प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, यहाँ पे ये कंपोजिट की है, ठीक है, यहाँ पे भी ये कंपोजिट की है। ये आपको यहाँ पे प्रेजेंस की नजर आ रही है। कंपोजिट की का मतलब ये होता है कि जो यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फील्ड या तीन फील्ड को आपस में कंपोजिट करता है, उसे प्राइमरी की ही बोलते हैं। नहीं जी, अभी आज के लिए इतना, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है। आपको एक इसकी एक दो एग्जांपल्स और एक आध बुक है, उससे मैं आपको एक आध एग्जांपल आपको बतानी है, और ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए।